नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दोपहर 12 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खूनी खेल, सिस्टम फेल। शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, शहडोल का जिक्र, जहां पर रेत माफिया ने पटवारी की हत्या कर दी है। ट्रैक्टर से पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचला है। अवैध उत्खनन रोकने के लिए पटवारी यहां पर पहुंचे थे। ब्योहारी के खड्ड में पदस्थ है पटवारी। आपको ये भी बताएं कि रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गए। देवोल थाना क्षेत्र के पास की पूरी घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उस वक्त की ये तस्वीरें जब ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध उत्खनन को लेकर जानकारी प्राप्त हुई थी और प्रशासनिक महकमा जो लगातार ये कोशिश करता है कि इन माफिया को रोका जा सके, इसी के तहत पूरी टीम के साथ नहीं बल्कि पटवारी यहां पर पहुंचे। रेत माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये खबर भी ये स्पष्ट करने के लिए काफी साबित होती है। रेत माफिया ने पटवारी की हत्या कर दी। ट्रैक्टर से पटवारी प्रसन्न सिंह को बुरी तरह से कुचल डाला। अवैध उत्खनन रोकने के लिए पटवारी यहां पर पहुंचे थे। कार्रवाई का जैसे ही हवाला दिया और जैसे ये बताया ये सब गलत है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई यहां पर हो सकती है, उसके बाद पटवारी की एक नहीं सुनी, उसे बुरी तरह से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। ब्योहारी के खड्ड में पटवारी पदस्थ थे। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए मौके से। देवलौन थाना की ये पूरी जानकारी पुलिस के पास तक भी पहुंची। मामले की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है, लेकिन बड़े और सुलगते सवाल, अवैध रेत उत्खनन पर लगाम कब लगेगी? न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है, अवैध रेत उत्खनन पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि ये लगातार एक ऐसी समस्या बनता जा रहा है जिससे ना सिर्फ आम लोगों को परेशानी बल्कि प्रशासनिक अमला भी परेशान है। रेत माफिया को संरक्षण किसका है? राजनीति से प्रेरित क्या ये मामला है? क्या रेत माफिया पर लगाम के दावे जो कि बड़े बड़े नेता मंचों से करते हैं झूठे साबित हो रहे हैं? पटवारी के हत्यारों पर कार्रवाई कब होगी? ये कुछ प्रमुख सवाल जो कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस घटना से जुड़े हुए उठाता है। और निरंतर इस प्रकार के मामले जब आप देखते हैं तब एक आशंका इस ओर भी होती है कि कहीं राजनीतिक संरक्षण तो ये माफिया नहीं ले रहे हैं। रेत माफिया को संरक्षण किसका आखिर है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अगला सवाल ये कि क्या रेत माफिया पर लगाम के दावे झूठे हैं? क्योंकि अक्सर कार्रवाई का जिक्र जरूर होता है लेकिन जमीनी स्तर पर ये कार्रवाई नजर नहीं आती है। पटवारी के हत्यारों पर कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि अब ये मामला सामने आया, इसके बाद अगला मामला सामने आएगा और निरंतर इस प्रकार के मामले कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आती है। अवैध रेत उत्खनन जिसे लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर खबरें सामने आती रहती हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो कार्रवाई का तो पता नहीं, लेकिन मामले कई सारे आपको मिल जाएंगे फाइलों में। रेत माफिया पर लगाम के दावे भी, कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे नेता मंत्री करते आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की चीजें जमीनी स्तर पर कितनी सुधरी हैं, ये लगातार आ रहे मामलों को बताता है। बेखौफ है रेत माफिया, संरक्षण किसका है? राजनीतिक संरक्षण अगर प्राप्त है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये कुछ प्रमुख सवाल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। और ये घटना जो कि निश्चित तौर पर झकझोर कर रख देती है उस प्रशासनिक अमले के लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला, जो निरंतर ये प्रयास करता है सरकार की तरफ से कि जमीनी स्तर पर जाकर इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे। ऐसे मामले अगर लगातार सामने आते रहे तो प्रशासनिक व्यक्ति भी वहां जाने से डरता है। और अक्सर आप ये मामला देखते हैं, भले ही आप बड़ी संख्या में टीम लेकर पहुंचे, भले ही आप अकेले जाएं, रेत माफिया किसी का खौफ नहीं रखते हैं। क्यों इतनी बड़ी छूट इन्हें दी गई है? कानून व्यवस्था इतनी लचर इस मामले में क्यों है? ये तमाम सवाल जो कि पटवारी की हत्या के बाद तो खड़े होते ही हैं, लेकिन निरंतर इस प्रकार के मामले ये बताने के लिए काफी कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई रेत माफिया के खिलाफ नहीं होती है। उस समय की तस्वीरें जब हत्या की जानकारी लगी, टीमें पहुंची उस क्षेत्र में, पटवारी का शव वहां से लाया गया और इतनी निर्ममता कि आप देखिए पटवारी बात करने के लिए पहुंचे थे, एक नहीं सुनी, ट्रैक्टर कुचल दिया गया ट्रैक्टर से पटवारी को। और इस प्रकार का मामला अक्सर सामने आना मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाता है। अवैध रेत खनन, संरक्षण किसका है, ये एक प्रमुख सवाल उठता है। तो रेत माफिया आखिर खाकी से भी बेखौफ है। अगर पुलिस भी पहुंचती तब भी इस प्रकार का सलूक ग्रामीणों के लिए एक बड़ी परेशानी, क्योंकि गुंडागर्दी इस क्षेत्र में चलती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत घातक होता है उत्खनन, ये निश्चित तौर पर आप समझते होंगे। और कुछ ऐसी जगह जहां पर परमिशन होती है वहां पर आप उत्खनन कर सकते हैं, लेकिन अनपरमिटेड एरिया में इस प्रकार से उत्खनन करना
बहुत मुश्किल है। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े, कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, एक एक करके आपको जानकारी हम पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जी भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राम पांडे जी, आपकी ओर ही मैं रुक कर लेती हूँ। बीजेपी की तरफ से चूंकि तमाम दावे होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद फिर खुलेआम माफिया पटवारी की हत्या कर देते हैं, क्या कहेंगे? जो हत्याएं की जा रही हैं ये भाजपा सरकार की परमिशन से ही की जा रही है। सारे प्रदेश में अवैध उत्खनन चल रहा है, और हम एक ट्रॉली रेत की भी बात करें तो एक ट्रॉली वाले को एक राउंड में 10,000 रुपए बचते हैं, और ये हम डंपर की बात करें तो एक राउंड में उसको 25 से 50,000 रुपए बचते हैं। प्रतिदिन लाखों रुपए ये लोग कमा रहे हैं। हम ट्रॉली वाले की बात करें तो महीने में 10-20 लाख रुपए की एक ट्रॉली वाले की कमाई है, और ये पैसा ऊपर जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहा है, उसके बाद मंत्रियों के पास जा रहा है, और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जा रहा है। तो इनको एक तरह से लिखित में आदेश तो नहीं होते हैं, इनको वर्बली आदेश होते हैं कि यदि कोई आपके बीच में आ जाए तो उसको हटा दो, हम निपट लेंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में 200 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सैकड़ों FIR हो चुकी हैं, सैकड़ों जांच हुई है, सैकड़ों कार्रवाई हुई है, लेकिन सजा एक को भी नहीं है। IPS अधिकारी की हत्या कर दी गई बामौर में, मुरैना में, उस तक के हत्यारे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस तक के हत्यारे की कोई परिणाम नहीं निकले हैं। SDM पर हमला हो जाता है, तहसीलदार तो आए दिन पिटते रहते हैं, पुलिस वालों की कई बार ठुकाई पिटाई हो जाती है, और शायद पटवारियों के तो पता नहीं क्या भाजपा सरकार में बुरे दिन आ गए हैं। पहले पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ, अब ये पटवारी के ऊपर ये ट्रक चढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताऊं, यदि इन पर कार्रवाई कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, गृह मंत्री कर सकते हैं, और माइनिंग मंत्री कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है मध्य प्रदेश में तो वो बुधनी में हो रहा है, शिवराज सिंह के क्षेत्र में। उसके बाद अवैध उत्खनन हो रहा है तो पन्ना में हो रहा है, जहां से खनिज मंत्री आते हैं। उसके बाद वो अवैध उत्खनन हो रहा है तो दतिया में हो रहा है, जहां से गृह मंत्री आते हैं। तो जब कार्रवाई करना है उन्हीं के क्षेत्र में अगर अंकुश नहीं लग सकता है तो पूरे प्रदेश को लेकर दावे आप किस प्रकार से कर सकते हैं? डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। समझाइएगा जरा स्थिति, और कांग्रेस के आरोपों को भी बताइएगा। हम निपट लेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए अवंतिका जी, माइनिंग या फॉरेस्ट के जितने इलीगल मामले सामने आते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं सबसे पहला जो कारण मुझे नजर आता है वो आता है पॉलिटिशियंस का प्रोटेक्शन। ये जो लोग हैं इनके लिए पॉलिटिशियन का बड़ा प्रोटेक्शन होता है, और उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट भी होती है। जो अर्निंग होती है उस आमदनी से सब तक जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं, इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के लिए किसी की भी सरकार रही हो, ये मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार या किसी व्यक्ति पर मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मध्य प्रदेश की फिजा में यानी माइनिंग का जो एनवायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग बुरी तरह से घुल चुका है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा एक स्कैम है, और मैं ये भी कहूंगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, चाहे वो रेत की माइनिंग हो या दूसरे मिनरल्स की माइनिंग हो। इसमें आपने देखा भी, उदाहरण राम ने भी दिया है कि ये जो चीजें हैं कि यहाँ पर एक IPS की भी हत्या हो जाती है मध्य प्रदेश में। कई देखो सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो दो लोग करते हैं, या तो रेवेन्यू ऑफिसर्स या फिर फॉरेस्ट के ऑफिसर, क्योंकि यही कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। एक सवाल जरूर आता है, जब फॉरेस्ट में इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज होती है, पुलिस तो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज होती है, ट्रांसपोर्ट में होती है, तो फिर क्यों नहीं माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज के लिए एक सेल डेवलप की जाए, जो नहीं है, जिसकी कमी है। आपने देखा हो जो माफिया है, अगर वो जो इस प्रोफेशन में है या इस धंधे में है, आपने देखा कि वो अगर 10 साल पहले वो 50 लाख का भी आदमी नहीं था, आज वो 50 करोड़ का आदमी हो जाता है। ये क्या है? अगर इसी चीज को टर्न करके अगर हम रेवेन्यू की तरफ इसको मूव कर दें तो प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इलीगल माइनिंग बढ़ेगा।
वो ठीक है। इलीगल माइनिंग का मतलब क्या है कि जो आज जो इश्यूज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं। डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल हो। ये क्या करते हैं, इससे ना केवल स्टेट का रेवेन्यू या लोगों की जाने जाती है, बल्कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए जो छोड़ना है हमको, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं दोहन है। प्रकाश जी, और इसी के मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है कार्रवाई होना, जिसपे जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। मंजरी जी से सवाल करेंगे, उनके पास पहुंचेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू हैं। उससे पहले एक बार फिर से राम पांडे जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि कार्रवाई को लेकर सवाल उठते ही हैं। जब जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं सरकार पर सवाल उठते हैं, लेकिन चूंकि जिस तरह से सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत जोरों शोरों से उठाने की जरूरत है, और जनता सीधे विपक्ष की तरफ भी देखती है कि आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे। महंगाई को लेकर आप चिल्लाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन रेत खनन आपने चुनाव में भी, मुझे लगता है इस बात का जिक्र नहीं हुआ है ज्यादा। पन्ना की कंप्लेन है ये, जहां से खनन मंत्री आते हैं। पन्ना में खेतों से, किसानों की जमीनों से रेत निकाली जाती है। मात्र 3 जगह की परमिशन थी और 100 जगह से रेत निकाली जा रही थी। प्रमाण के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ, सबूत के साथ, लोकायुक्त के साथ कांग्रेस ने कंप्लेन की है। कांग्रेस ने विधानसभा में 200 से ज्यादा सवाल उठाए हैं। सरकार ने स्वीकार किया है कि खनन माफियाओं ने 50 जगह गोलियां चलाई हैं, जिसमें से 25 जगह तो केवल मुरैना में गोलियां चली हैं। अब बताइए, गोलियां चलेंगी, आईपीएस की हत्या हो गई, पटवारी की हत्या हो गई, तो फिर कर्मचारी लोग कैसे अपना काम करेंगे? और कर्मचारी लोग जब अपना काम नहीं कर पाएंगे तो अवैध उत्खनन तो होगा, और अवैध उत्खनन तो ये सरकार देगी ही, क्योंकि ये सरकारी अवैध है। ये सरकारी सरकार पर आए तो अब सीधे चलिए बीजेपी से भी हम जवाब ले लेंगे। राम जी जुड़ी रहेगा हमारे साथ, मंजरी जी जुड़ी हुई है। मंजरी जी, आपके जवाब का इंतजार इस पूरे मुद्दे को लेकर। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी यही आरोप है कि इनके नेता कहते हैं कि तुम मारो हम निपट लेंगे, मतलब क्या है इसका? देखिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है कि कोई भी क्राइम होता है, कोई भी यदि इस तरीके की कोई घटना को अंजाम देता है तो वो कोई भी हो, उसके प्रति सख्त कानून है और सख्त कदम उठाए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस यदि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह राजनीति करती है, बहुत आसान होता है तो ये गलत बात है। जब आप किसी डिबेट में जुड़े हो, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ताओं, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि मामला सामने आया, कार्रवाई होगी, और बहुत लंबा सिलसिला हम देखते हैं इस तरह के मामलों का। कार्रवाई अगर हो रही होती तो क्या माफिया इतने बेखौफ होते? हेलो, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ जी। मंजरी जी, सवाल यही है कि आप अक्सर ये कहते हैं कि कार्रवाई होगी और हो रही है, फिर भी खौफ नजर नहीं आता है। बिल्कुल, फिर भी खौफ नजर नहीं आता है। देखिए, जब इस तरीके की कोई घटना हुई है, हमने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि उसने कोई क्राइम किया है तो उसके प्रति कानून सख्त है और हम कदम उठाएंगे, उसके प्रति निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार आई, तब उस समय इन्हीं के मंत्रियों ने कांग्रेस पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि हमारी जो सरकार है वो खनन रोकने में नाकामयाब है, और हमारे जो एक नेता है उनसे जो रिमोट के द्वारा सरकार चलाई जाती है। तो ये वो लोग हैं, तो इनको अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मैं आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि कोई भी हो, अगर किसी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ, और निश्चित तौर पर इस तरीके के अगर अपराध होते हैं तो वो निंदनीय है, और हम उनके प्रति सख्त कार्रवाई करने का संकल्पित है। और इस तरह की जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम जरूर सरकार करेगी। ठीक है, चलिए इस पर जवाब लेंगे। और जो कांग्रेस की तरफ से पूछा भी जा रहा है कि दतिया और पन्ना जैसे क्षेत्रों में क्यों कार्रवाई हो रही है, इस पर भी आते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश जी, एक दो पहलू हम देखते हैं। एक फ्रंटलाइन नेता जो लगातार ये कहते आते हैं कि कार्रवाई चल रही है, खौफ है, और पीछे वो नेता जो लगातार कहीं ना कहीं अब पलट जाते हैं पीछे। आपके पास पहुंचूंगी मैं, लेकिन उससे पहले शेड्यूल हम लिए चलेंगे। वंदना वैद्य कलेक्टर मुआयना किया और 24 और 25 को वहाँ बड़ी मात्रा में, एक दिन 225 घन मीटर, दूसरे दिन 250 घन मीटर रेत को जब्त किया गया। तो 25 तारीख को रात को 8:30 बजे तक अनुभागीय अधिकारी, माइनिंग अधिकारी, पुलिस बल वहाँ पर मौके पे मौजूद था और सारी रेत हटा ली गई थी और पूरी अवैध उत्खनन को बंद किया गया था। मौका देखने के लिए रात को करीब 11, साढ़े 10, 11 बजे के लिए
4 पटवारी से मौका देखने के लिए गए थे कि अचानक एक ट्रैक्टरी ने अचानक आके उस पटवारी पे हमला कर दिया और जिससे उनकी बड़ी दुखद मृत्यु हुई। इसको कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई? हाँ, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कलेक्टर मैडम को दे रहा हूँ ना फोन, जो चला रहा था सो गिरफ्तार कर लिया गया। इस पे आगे भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, इस पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके जो भी मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, संयुक्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहडोल कलेक्टर की तरफ से आपने सुना है सत्य प्रकाश जी अभी भी इस बयान को, और बहुत असहाय सी मालूम पड़ रही है। कह रही हैं कार्रवाई होगी, नेता लगातार कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बैकलाइन पर क्या चलता है, क्यों फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? सत्य प्रकाश जी। भी बोला, अब भी बोल रहा हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है। सरकार का फोकस रेवेन्यू कलेक्शन पर रहता है। हालांकि वो उसमें कंट्रोल किस लिए करते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन का नुकसान ना हो। मैंने कहा कि एक सेपरेट विंग एनफोर्समेंट की मध्य प्रदेश में क्यों जरूरत नहीं है कि माइनिंग डिपार्टमेंट की हो, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये केवल आप कहें कि सरकार हाँ हो सकता है कि ऑर्गेनाइज रूप से इलीगल माइनिंग को बूस्टअप कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडर ऑफ जो अपोजिशन पार्टी है उसके भी कई एमएलए अपने क्षेत्रों में कई, मैं इस टेलीविजन स्क्रीन पर उनके नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन हाँ ये निश्चित है अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं या लेजिस्लेटर्स हैं, वो अपने इलाकों में जबरदस्त इलीगल माइनिंग कराते हैं और उस पर सरकार का भी ध्यान नहीं आता, क्योंकि चोर मौसेरे भाई। आपने देखा होगा इलीगल माइनिंग के मामले में भले ही बयानबाजी जरूर आ जाती है, लेकिन कभी भी आपने देखा कोई भी पार्टी एक दूसरे पर आक्रामक नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई और मुझे लगता है इसलिए मध्य प्रदेश में मुद्दा इतने अच्छे से उठाया भी नहीं जाता है। राम पांडे जी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं राजा सत्य प्रकाश जी ने। जवाब आप चाहेंगे राम जी? हम लोग हर तरह से मुद्दा उठाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने रिटन में कंप्लेंट की और विधायक आरिफ अकील ने जहां जहां अवैध उत्खनन हो रहे हैं इस मामले को विधानसभा में उठाया। दूसरी बात, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है, अवैध सरकार है, शिवराज सिंह का जो नाम पीछे किया गया था वो भ्रष्टाचार के कारण पीछे किया गया था, क्योंकि इन मुख्यमंत्री ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया था। इनके बाद नाम आता है इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर का। अब नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं इतने भ्रष्ट है, उनके बेटे 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो जो इनके जब दो मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो महानतम भ्रष्ट और उनसे बड़े वाले जो है वो 100 करोड़ 500 करोड़ अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे। जब इनके मुख्यमंत्री इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो कार्रवाई कैसे हो सकती है? कार्रवाई कौन करेगा? अब मैं आपको बता दूं प्रूफ के साथ, आज रात को ही आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी नाके पर, सारे नाकों का अवैध वसूली का जोड़ देख लीजिए, 450 करोड़ रुपए प्रतिदिन अवैध वसूली हो रही है और जिसमें से जो आधी वसूली हो रही है वो इन्हीं से हो रही है। ये लोग वहां पैसा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थाने महीने के लिए अलग बने हुए हैं, एसपी कलेक्टर महीने के अलग बने हुए हैं, मंत्री अलग बने हुए हैं, तो सारा पैसा ऊपर से जा रहा है। ये जो अवैध माइनिंग की जो परमिशन है वो ऊपर से दी जा रही है। तो जब मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी, माइनिंग ऑफिसर सब इन्वॉल्व हैं, सबके पास पैसा जा रहा है और सब इसकी परमिशन दे रहे हैं, सब मारने की परमिशन दे रहे हैं। इनको बोला गया है कि आप तो कुछ भी करिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुई है। राम पांडे जी, आपसे भी सवाल यही जनता लगातार पूछती आती है जी। तो हमने तो माफियाओं पर कार्रवाई की ना, 50 माफियाओं पर रासुका लगा दी, इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारी तो सरकार जाने का एक कारण माफिया भी है कि माफिया लोगों ने पैसा इकट्ठा करके इन्होंने दिया और 35-35 करोड़ में इन्होंने विधायक खरीदे, शुद्ध के लिए युद्ध लड़ रहे थे। हमारी सरकार जो थी 15 महीने की कमलनाथ जी की, उनका फोकस ही माफियाओं पर सबसे ज्यादा था कि अवैध रेत उत्खनन नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। जिसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में जब आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आंतरिक क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस के राज में जो बुंदेलखंड और चंबल संभाग जो ऐसा संभाग था जहां डाकुओं का बहुत खौफ हुआ करता था,
हमने सारे गुंडों को खत्म करने का काम किया, जो माफिया राज था उसको खत्म करने का काम किया है। इनके समय तो जो भू माफिया थे और खनन माफिया थे वो पलते थे, इनके बड़े नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमेशा माफियाओं को, गुंडों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, जो डाकुओं का राज था उसको खत्म करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज राम पांडे जी जितने भी इल्जाम लगा रहे हैं वो सारी उंगलियां उनकी तरफ उठती है, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से कलेक्टर और एसपी को पैसा पहुंचाया जाता था उनकी सरकार में। मुझे तो इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, तो मैं समझती हूँ इनको ज्यादा अनुभव है, इसलिए इन्होंने इस तरीके की बातें की हैं। और इनके ही मंत्रियों ने खुद अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर ही आरोप लगाए थे कि दिग्विजय सिंह के राज्य में खनन माफिया पलते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है और उनकी जो सरकार है वो रिमोट से चलती है। तो ये, और उमंग सिंह, गोविंद सिंह जी ने तो ये कहा था कि हम खनन माफियाओं को रोकने में नाकामयाब हैं। आपकी तरफ से लगातार हम देख ही रहे हैं। मंजरी जी आपके पास लौटूंगी। राम पांडे जी, इस बात का जिक्र सत्यप्रकाश जी लगातार करते आ रहे कि इंडिपेंडेंट सेल की मांग की गई, अक्सर ऐसे लोगों की तरफ से की जाती है जो कि राजनीति में नहीं होते हैं, और उसके बाद जब आप कांग्रेस की तरफ से ये देखते हैं कि मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके बावजूद आपकी तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो ये बोले कि इंडिपेंडेंट सेल हो, जो ये देखे कि अवैध खनन कहां कहां हो रहा है, इस पर कार्रवाई करे। से कुछ नहीं होता है, नीति अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। 50 सेल बन जाएंगे, बैठेंगे तो वही लोग ना जिन्हें आज कार्रवाई करनी है, उन्हीं लोगों को सेल के अंदर बैठना है, उन्हीं लोगों को कार्रवाई करना है। तो ये लोग चाहे तो आज भी कार्रवाई कर सकते हैं। और जहां तक डकैतों की बात है, तो डकैत चंबल से खत्म हो गए। अब डकैत जंगलों में क्या करेंगे? एक एक ट्रॉली वाला 10-20 लाख रुपए कमा रहा है, डंपर वाला 50 लाख 1 करोड़ कमा रहा है। सारे जो जितने भी डकैत हैं भारतीय जनता पार्टी के वल्लभ भवन में बैठे हुए हैं, तो डकैत जंगल में क्यों सड़ेंगे? वो तो ऐशो आराम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया रेत से कमा रहे हैं, पत्थर से कमा रहे हैं, अवैध उत्खनन से करा रहे हैं। ये भी तो डकैती है ना, चाहे वो चंबल के डकैत तो जंगलों में रहते हो या ये अवैध उत्खनन कर रहे हो। राम पांडे जी आपकी तरफ से भी यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मंजरी जी भी यही कह रही है कार्रवाई होनी चाहिए। सत्यप्रकाश जी, आखिरी प्रतिक्रिया, अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, जब एक्साइज की इन्फोर्समेंट विंग, ट्रांसपोर्ट की इन्फोर्समेंट विंग और दूसरी फॉरेस्ट की इन्फोर्समेंट विंग, तो माइनिंग की क्यों नहीं? इस पर सरकार ने क्यों अभी तक किसी भी का ध्यान नहीं किया, किसी भी सरकार का? मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए सिर्फ रेवेन्यू के कर्मचारी या अधिकारी या पुलिस उस पर काम करती है, और पुलिस के रवैये से पूरा देश जानता है कि उनका रवैया क्या है। एक चीज मैं आपको फिर बताऊं, इलीगल माइनिंग बिगर पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, यानी कि भ्रष्टाचार जब क्योंकि ये यहाँ तक मुद्दा थम नहीं सकता है। बहुत प्रमुख बात सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जी जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी का भी बहुत शुक्रिया। मंजरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देख रहे न्यूज़ 18।